नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग कौन सा इकाई कर रहे हैं? हम लोग हमारा पहला इकाई Ma'am, you are in mute, ma'am. हेलो। Yeah, now audible, ma'am. ओके, सो Okay. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। Yeah, okay. जीवन में विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले कक्षा में क्या क्या चर्चा किया। हम लोग हमारे परंपरागत तरीकों में उपयोग होने वाले विज्ञान, यानी जो परंपरागत तरीके से जो हम लोग सामान वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे वो कैसे थे, और वर्तमान युग में विज्ञान की क्या देन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने आपसे पढ़कर आने को कहा था, उम्मीद है आप सब पढ़कर आए हो। हमने किसके क्षेत्र में बात किया? भोजन के क्षेत्र में बात किया, कृषि के क्षेत्र में बात किया, यातायात, मनोरंजन, संचार, इन सभी के बारे में हमने अपनी पिछले कक्षा में चर्चा किया। तो बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हमने आपको बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी क्रांतिकारी बदलाव आए। पहला चिकित्सा कैसा हुआ करता था? घर बैठे, है ना, सभी वैद्य जी को बुलाते थे। तभी पहले के जमाने में क्या था, कोई अस्पताल की सुविधाएं नहीं थी, घर बैठे ही चिकित्सा हो जाते थे। गांव में वैद्य जी हुआ करते थे, जो आते थे हमारी नाड़ी सब देखकर क्या करते थे, जो भी हमारी बीमारी है उसका अनुमान लगाते थे और हमें दवाइयां मिलती थी, यानी जड़ी जड़ी बूटी आदि दवाइयों से हमारा इलाज करते थे, यानी घरेलू उपचार हुआ करता था। कौन से? परंपरागत तरीकों से। और वर्तमान युग में क्या होने लग पड़ा? नए नए जब यंत्र आए, तब क्या हुआ, हमारे मल मूत्र, खून आदि का परीक्षण होने लगा। अगर आप बीमार हो जाओ, हम बीमार हो जाए, अस्पताल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दवाइयों से ठीक ना हो तो बहुत सारे परीक्षण करते हैं, है ना। हमारे जो है मल मूत्र के परीक्षण करते हैं, फिर एक्सरे लेते हैं अगर कहीं तोड़ फोड़ हो या फिर हमें चोट कहीं लगा हो तो, अल्ट्रासाउंड लेते करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एंडोस्कोपी, हमारे अंदरूनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे तकलीफ है, उन सबको जो है एंडोस्कोपी द्वारा भी हल करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे यानी शरीर में क्या है, अगर बीमारियां ठीक नहीं हो तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, है ना। एंटीबायोटिक क्या करते हैं बच्चों, शरीर के अंदर के जो सूक्ष्म जीवे होते हैं, जो जीवे कीटाणु या जो भी जीवे हमारे शरीर में क्या फैलाती है, बीमारियां फैलाती है, तो ये एंटीबायोटिक जो है शरीर के अंदर की कैसे जीवों को नष्ट करती है, सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं बच्चों, नष्ट करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। फिर जो है हमारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाता है। यानी जब हमें कोई रोगाणु जब हमारे शरीर में होता है तभी क्या होता है, बीमारियां होते हैं। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव, जो हमारे जो रोगाणु होते हैं उन्हें नष्ट करते हैं, और हम लोग जो है ठीक हो जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए अगला, देखिए एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है, कैसे दवाइयां मिलती है आपको, पीड़ा नाशक, यानी आपको कहीं पर बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा हो, है ना, कहीं पूरी तरह से चोट लगा हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कि देखिए पीड़ा नाशक दवाइयां, यानी हमें फिर पीड़ा नहीं होती, है ना। जैसे ही हमारे हमें दवाई, जैसे कि आपको कभी बहुत बुरी तरह से दर्द हो, फिर डॉक्टर ने आपको दवाई दी, या फिर आपके कई दांत सब निकाले हो, डॉक्टर क्या कहते हैं, जल्दी से इसको खा लीजिए, ये पीड़ा नाशक है, जिससे क्या होता है, दर्द का उपचार होता है। ठीक है। तो ये जो है एनाल्जेसिक जो है पीड़ा नाशक रूप में, यानी जिसे दर्द का उपचार किया जाता है, किसका उपचार किया जाता है, दर्द का उपचार।
ठीक है, पेन किलर्स होते हैं। तो इसको जो है दर्द का इस्तेमाल, यानी दर्द जब होती है तो हमें ये देते हैं दवाई, जिससे कि ये पीड़ा को नाश करता है। फिर जो है आपको पता है, जब आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए, जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो क्या करते हो, उस घाव को अच्छे से धोकर एंटीसेप्टिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हो ना। यानी क्रीम होता है, पाउडर होता है, जो हमारे शरीर में ये जो चोट, जो घाव होता है बच्चों, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक दवाइयां लगाते हैं, है ना। तो शरीर के बाहरी सतहों पर सूक्ष्म जीव और रोगाणुओं के जो है किससे रोकते हैं, रोगाणुओं के उत्पन्न होने पर ये जो है एंटीसेप्टिक दवाइयां रोकते हैं। तो हमने क्या देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए। एंटीबायोटिक यानी दवाइयां कैसे कैसे मिलती है, जब हमें बीमार हो तो सूक्ष्म जीवों को जो नष्ट करते हैं। फिर जो है एनाल्जेसिक यानी पीड़ानाशक दवाइयां जो होती है। फिर जो है एंटीसेप्टिक, जो क्रीम लोशन सब लगाते हो ना आप, जब चोट सब लगता है तो इस तरह के जो है क्रांतिकारी बदलाव कहाँ पर आया, चिकित्सा के में आया, जो वर्तमान रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग अगला बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर आपसे चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा जाए तो इन सबको क्या कीजिएगा, आप इन सबको जो है लिखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या वर्तमान युग की देन है। तो अगला देखें हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको बिना बताए ही क्या है, ये पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी क्रांतिकारी बदलाव आए, है ना। जो बच्चों हमारे जो पहले जो वर्तमान जो हमारे परंपरागत तरीके हुआ करते थे, परंपरागत जो तरीके थे, उसमें किस तरह की शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। आपने कभी सुना है गुरुकुल प्रणाली, ठीक है, यानी कौन पढ़ाता था, अभी भी क्या है, हम लोग गुरुओं को टीचर्स बोलते हैं, लेकिन आप लोग स्कूल में जाकर पढ़ते हो और वापस घर चले जाते हो, है ना। जैसे ही आपकी छुट्टी होती है, आप क्या करते हो, स्कूल में ही बैठे रहते हो, नहीं, आप घर वापस जाते हो, ठीक है। कई बच्चे जो है हॉस्टल सब में रुक के पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं और जैसे ही छुट्टी होती है वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जो है पहले का जमाना कैसा था, परंपरागत गुरु, है ना, यानी गुरुकुल प्रणाली था। विद्यालयों में कैसा था, यानी शिक्षकों द्वारा पारंपरिक तरीके से अध्ययन कराते थे। हम लोग क्या करते थे, शिक्षा लेने के लिए गुरुओं के आश्रम में जाते थे, ठीक है, और वहीं पर गुरु जो है हमें शिक्षा देते थे। और ऐसा होता था कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही वहां कहाँ लौटते थे, घर लौटते थे, ठीक है। ये सब परंपरागत तरीके हैं। लेकिन जो है आजकल, अभी जो वर्तमान का जो युग है, इसमें क्या है, पहले गुरु के आश्रम में जाकर, है ना, देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कोई स्कूल सब कुछ नहीं है, गुरु के आश्रम में सारे शिक्षक जाते थे, वहीं पर बैठते थे बाहर खुले में, और गुरु जो है उन्हें शिक्षा देता था। और अभी जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में जो है बहुत सारे बदलाव आए हैं। अभी हमें पता है इंटरनेट आदि की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कंप्यूटर की सहायता से पढ़ते हैं, है ना। कंप्यूटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और जो है शिक्षा के लिए बहुत सारे, कई सारे, ठीक है, कई सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि हम पहले आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, आप देख रहे हो ना, आपके किताब में भी वर्तमान युग में लिखा हुआ है। जरा समझ लेते हैं ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो जरा टॉपिक जरा लिख लीजिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर। जरा इस टॉपिक को क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजिए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कैसा होता है, इसमें किस तरह से हमें शिक्षा मिलती है। ये एक स्लाइड या फिल्म प्रोजेक्टर की तरह होती है। इसे क्या करते हैं, यानी दीवार पर किसी सतह पर डिस्प्ले कर, जैसे कि अभी आप लोग सब पढ़ रहे हो ना, कि आप सभी जो है हमारे क्लास सब देख रहे हो, सब डिस्प्ले कर रखा है। तो किसी भी दीवार या सतह पर डिस्प्ले की जाती है, और जिसको चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए प्रकाश का, ठीक है। इसे हम बड़े पर्दे पर आदि हम देखते हैं। तो ये जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या हुआ है, का हमने
उपयोग कहाँ पर करना शुरू कर दिया है? शिक्षा के क्षेत्र में करना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर देखा हमने कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, है ना। फिर जो है इंटरनेट की सुविधाएं है अभी पढ़ाई के लिए। किस किस की सुविधाएं है? इंटरनेट की सुविधाएं है ना, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी बात, यानी इंटरनेट से क्या करते हैं हम लोग, हमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो इंटरनेट की सहायता से हम लोग जुड़ जाते हैं, जिससे कि हम सारी बातों का आसानी से पता लगा सकते हैं। और शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र में जो है बहुत सारे जो है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हुआ है? शिक्षकों का, है ना, यानी शिक्षकों द्वारा बहुत सारे शिक्षक यानी बहुत सारे प्रणालियों का उपयोग कर कर हमें पढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत सारे सैटेलाइट्स, यानी एजुसैट, एजुसैट, ठीक है, एडुसैट, इन सबको क्या कर लीजिए आप, जरा लिख लीजिए। ठीक है, एडुसैट यानी नामक एक शैक्षिक उपग्रह, हम आपको जरा दिखाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंट्स को जरा लिख के रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो एडुसैट नामक जो है शैक्षिक उपग्रह का भी क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, उसका भी उपयोग हुआ है, जिससे कि शिक्षा के रूप में, यानी देखिए अंतरिक्ष में इसको स्थापित कर रखा है, देख रहे हो ना, इसको जो है अंतरिक्ष में स्थापित कर रखा है, और जिससे कि हम लोग शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए हम लोग किसके लिए इसका उपयोग करते हैं? शिक्षक यानी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ स्थापित कर रखा है? एजुसैट को, इसको हमने अंतरिक्ष में स्थापित कर रखा है। ठीक है, जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? एजुकेशनल सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशनल सैटेलाइट, यानी किसके द्वारा निर्मित है? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसरो द्वारा। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ये सब उपग्रह किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? शिक्षा की प्रणाली को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर ये देखिए एक ऐप है, दीक्षा ऐप। ठीक है, ये इस तरह का एक इसमें होता है, दीक्षा ऐप। ये जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये भी हम लोग जो है, जैसे कि हम लोग मोबाइल में, मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट की मदद से इसको हम इंस्टॉल कर दे दीक्षा ऐप को, तो इसमें घर बैठे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं, यानी सारी बातें जो है आपको कैसे मिल जाएगा? ऑनलाइन मिल जाएगा। तो घर बैठे ही मोबाइल से हम लोग जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें से जो है 1 से 10 तक की, 10वीं तक की कक्षा के लिए ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन पढ़ाई जो है अपने मोबाइल से ही हम लोग कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? दीक्षा ऐप, है ना। जैसा पता है ना, हमारे जब कोविड का समय था, कोरोना का समय था, तब क्या हुआ था? तभी भी हम लोग घर बैठे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे से हम लोग क्या करते थे? घर बैठे ही हम लोग पढ़ाई करते थे। और अगला देखिए, ई पाठशाला, यानी अभी जो है हमें क्या करना नहीं है? गुरुओं के पास जाकर, गुरुकुल जाकर पढ़ना नहीं है। घर बैठे ही अगर हमारे पास फोन या फिर इंटरनेट की सुविधा हो, कंप्यूटर हो, तो हम लोग घर बैठे ही हम लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए ई पाठशाला, ये क्या है? ये भी एक वेबसाइट है, जिससे कि छात्रों के लिए कक्षाओं का कैसा बंदोबस्त किया जाता है? ऑनलाइन ट्यूशंस। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में शिक्षा प्रदान करता है। और इसमें भी क्या है? 1 से 12वीं तक की जो है सिलेबस संबंधित सारे चीजों को जो है, सारे जो हमारे चैप्टर्स है, सब कुछ अपलोड की गई है, जिससे कि छात्रों को क्या नहीं, हम लोगों को क्या नहीं करना पड़ता? किताबें हम लोग, कभी कई बार ऐसा होता है किताबें नहीं है, तो हम लोग इससे किताबें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुविधाएं हमें मिल गई है। हमने जो है परंपरागत तरीकों को छोड़कर वर्तमान युग में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, वर्तमान युग में आ गए हैं, गुरुकुल प्रणाली को छोड़कर ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना, और शिक्षक जैसे कि शैक्षिक उपग्रह है, दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला है, उन सब के मदद से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको ये करना है कि जो जो हमने
वर्तमान युग के बारे में बताया, आपको कुछ उपग्रह के नाम या फिर कौन कौन से ऐप है उन सब के नाम को याद रखना है, क्योंकि जब आप परीक्षा में लिखोगे तो उन सबको नाम के साथ आप लिखोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सारे नामों को याद कर कर आपको क्या करना है, उसको याद से लिखना है। ठीक है, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखा ना कि क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अब आगे बढ़े। ये सब जो है बहुत धीरे धीरे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है बहुत जल्दी ये सब समझ में आ जाता है ना। क्योंकि ये सब क्या है, वर्तमान युग में जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के बारे में आपको अच्छे से ज्ञात है। तो बच्चों, आप क्या कीजिएगा, घर में जाकर इस पेज को जरा अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला जो है, हमने शिक्षा के बात किया, अब अगला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, पहले कैसे हम लोग अंतरिक्ष या फिर आकाश में कोई भी या कोई भी चीज हो उसको हम लोग कैसे देखते थे, हम लोग जो है किसके सहायता, दूरबीन की सहायता से देखते थे, है ना। परंपरागत तरीके क्या है, दूरबीन हुआ करता था, वो भी दूरबीन कैसा हुआ करता था, साधारण दूरबीन, है ना। कैसा हुआ करता था, साधारण दूरबीन। और जो है इसके लिए कई वैधशालाएं हुआ करते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो अभी का युग जो हुआ, है ना, अभी जो वर्तमान युग में हमने क्या कर दिया, हमने ये देखिए पहले कैसा हुआ करता था, इस पेज में देखिए, ये सभी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, पहला कैसा हुआ करता था, अभी कैसा हुआ करता है, सबको क्या करना है, आपको याद रखना है। तो हमने चिकित्सा के क्षेत्र में देखा, ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। इस पेज को जो है जरा आप देख भी लीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देख लिया। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, यानी जो है पहले साधारण दूरबीन से हम लोग जो है सब कुछ पता करते थे, वैधशालाएं हुए करते थे इसके लिए। और अभी का जो वर्तमान युग है ना, वर्तमान युग है, उसमें क्या हुआ है, हमने अंतरिक्ष के साथ बहुत सारा क्या स्थापित कर रखा है, हमने जो है उसके साथ कनेक्शन कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स है, चंद्रयान 1, राडर, मंगलयान आदि, है ना। ये सब जो है हमारे भारत के यानी इसरो, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इन सब का लॉन्च किया, जिससे कि हम लोग जो है किसके लिए, किसमें हम लोग क्या करने में हम लोग सक्षम हुए, चंद्रमा पर भी झंडा गाड़ने के लिए हम लोग अभी क्या हो गए हैं बच्चों, सक्षम हो गए हैं, है ना। ये देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया ने, भारत ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, भारत जो है चंद्रमा पर भी अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया है। इसका मतलब क्या है, पहले भी और भी देश जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कर रखा है, हमने मानव रहित यान ज्यादातर छोड़ा जाता है, जिससे कि इन सब में यहाँ पर अंतरिक्ष में जाकर सब कुछ जो है पता लगाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा एक एक मिशंस देखे, राडार, राडार यानी जो है वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगों के बारे में भी पता करती है कि अंतरिक्ष में जाकर क्या करता है, गतिमान वस्तुएं, है ना, जैसे कि वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियां आदि की दूरी, ऊंचाई आदि के बारे में पता करता है। ठीक है, फिर जो है मंगलयान, यह भी क्या है, भारत का जो है प्रथम मंगल अभियान है। और भारत ने क्या किया इसमें, जो है ग्रहों के बीच, ये कैसा मिशन है, ग्रहों के बीच का मिशन है। ठीक है, तो इससे सिर्फ अभी आपको इतना पता, भी डिटेल में आपको जाना नहीं है, अभी सिर्फ इतना पता लगाना है कि इन सब मिशन से क्या हुआ है, इन सब मिशन से जो है बहुत सारे चीजों को हमने आसान कर दिया है, हर तरीके से अंतरिक्ष में हम लोग पहुंचने में और वहां की बातें जानने में हम लोग सक्षम हो पाए हैं। ठीक है, अगला जो है आता है रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अब अंतरिक्ष के बारे में हमने बात किया, अब अगला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रक्षा। यानी रक्षा कब करते हैं हम लोग, जब हम पर कोई भी शत्रु या कोई भी अटैक करता है ना, आक्रमण करता है। तो पहले
राजा महाराजाओं के समय में, यानी जो परंपरागत जो तरीके थे बच्चों, वहां पर परंपरागत तरीकों में क्या हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। अगर आपको कभी मौका मिले, जो पुराने है ना, पुराने सीरियल सब यानी महाभारत, रामायण, ये सब अगर आप देखो तो उन सब में आप देखोगे कि युद्ध का जो है कैसे करते थे, यानी परंपरागत तरीकों से युद्ध करते थे। ठीक है ना, इस तरह के ये देखिए तीर कमान हुआ करता था, इस तरह के चाकू हुआ करता था, है ना। फिर जो है तो यानी इस तरह के जो उपकरणों का, यानी भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा, है ना, भीम, अगर आपने महाभारत सब देखा होगा तो उसमें भीम के हाथ में हमेशा गदा रहता है। गदा मीन्स डोंकी नहीं है, एक यंत्र है। ठीक है, आपको अगर कभी देखने का मौका मिले तो देखिएगा। तो जो है इन सब जो है परंपरागत तरीकों की कैसा इस्तेमाल होता था, औजारों का इस्तेमाल करते थे। और आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्न वेपन्स, यानी जो है नई नई तरीकों से अभी जो है तीर कमान या तलवार भाला सब कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, नए नए तरीकों से, जैसे कि बंदूक हुआ, पिस्तल हुआ, तोप, टैंकर, मिसाइल, यहां तक कि परमाणु बम। आजकल एक दूसरे से लड़ाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस विश्व को पता है कि, आपको पता है ना, 2 विश्व महायुद्ध हो चुके हैं। अगर तीसरा भी हुआ तो कोई भी देश क्या नहीं होगा, बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए जो है हम लोग सभी के साथ कैसा रहते हैं, हम लोग सभी के साथ जो है शांति से रहते हैं। ठीक है, सभी के साथ हम लोग कैसे रहते हैं बच्चों, शांति से हम लोग जो है सभी के साथ व्यवहार करते हैं। ओके, तो हमने रक्षा के क्षेत्र में भी देखा कि परंपरागत तरीकों को छोड़कर हम लोग जो है वर्तमान युग के औजारों का, हथियारों का इस्तेमाल करने लग पड़े, जिससे कि इस युग में भी बहुत सारे क्रांति आया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना बच्चों, सभी को, कोई किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, आप उसको एक बार पढ़कर आप क्या करोगे, लिख लोगे कि परंपरागत जो इस्तेमाल होते थे वो कैसा था और आधुनिक युग में किस तरह के इस्तेमाल होता है। तो हम अभी विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, विज्ञान यानी साइंस। तो मेरे बच्चों, जहां पर विज्ञान ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, वहीं पर क्या हुआ है, विज्ञान के हम लोग क्या करने लग पड़े हैं बच्चों, दुरुपयोग करने लग पड़े हैं। है ना, हम लोग क्या करने लग पड़े हैं, दुरुपयोग करने लग पड़े हैं। ठीक है, तो जहां पर हम विज्ञान को जो है बहुत से वरदान के रूप में जहां पर हमने इस्तेमाल किया, वहीं पर हमने क्या करना शुरू कर दिया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। यानी विज्ञान ने हमें क्या दिखाया कि कोई भी बात जो है असंभव नहीं है ना। हम लोग जो है कोई भी बात जो है, कोई भी काम हम लोग संभव करके दिखा सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य के हाथ में बहुत सारी तकनीकी आई, है ना, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए, तब क्या हुआ, उसका दुरुपयोग भी धीरे धीरे शुरू हो गया। जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर सब किसके लिए इस्तेमाल करते हो, पढ़ने के लिए आदि इस्तेमाल करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोग उसका दुरुपयोग भी करते हो। जरा सोच के देखिए कि घर में आप बैठकर मोबाइल से गेम खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं कि क्यों इस तरह से कर रहे हो, थोड़ी समय देखो फिर छोड़ दो। लेकिन आप लोग क्या नहीं करने को तैयार होते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब होना शुरू हो जाता है ना, दिमाग पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो हर वस्तु का हमें क्या करना चाहिए, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं किया तब क्या होगा, बुरी तरह से हमें मनुष्य जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है विज्ञान के दुरुपयोग को एक एक करके देखते हैं। हर क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग जो है देखते हैं कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप, आपको पता है ना, यातायात के, ठीक है, यातायात के क्षेत्र में क्या हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, बहुत सारे गाड़ियों का इस्तेमाल होने लग पड़ा। अभी कोई भी क्या नहीं करता है, कोई भी पैदल जाने को तैयार नहीं है ना।
सभी छोटी सी छोटी जगह भी या कम दूरी वाले जगह भी जाना हो, तभी भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से देखिए हर तरफ धुआं, है ना, हर तरफ धुआं, यानी पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित तथा प्रदूषित होता जा रहा है। ये देखिए जो फैक्ट्रियां हैं इन सबसे भी धुआं आ रही है, गाड़ियों से भी धुआं आ रही है, और हमारा पर्यावरण कैसा हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ठीक है, प्रदूषित हो गया है। फिर जो है हम लोग खेतों में क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग रासायनिक, यानी रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशियों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा फसल सब होने के लिए कीटनाशनियों आदि का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इसके अनुचित उपयोग ने हमारे मृदा को, देख रहे हो ना, मिट्टी को मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की संकट उत्पन्न कर दिया गया है। जिससे कि आप देख सकते हो कि नदियां सारे प्रदूषित हो चुके हैं, है ना, मिट्टी में कच यानी वेस्ट सब फेंकने से हर जगह गंदगी मची हुई है। तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का भी संकट उत्पन्न हो गया है। जैसे कि किसान जो है खेतों में जब खेती करते हैं तो किसान का मित्र जो केंचुआ होता है, उन सब की जो है केंचुआ सांप आदि की भी संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है, क्योंकि ये भूमि जो है अब उनके रहने योग्य नहीं रह गया है। ठीक है, और भूजल यानी हम जो जल का जो बार बार दोहन कर रहे हैं, ठीक है, जल का हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो जल स्तर है, हमारा क्या है बच्चों, जो जल स्तर है यानी भूजल, भूमिगत जल जो होता है ना, वो स्तर भी घट गया है। ठीक है, भूजल, भूजल भी क्या हो गया है, उसका स्तर नीचे आ गया है। क्यों नीचे आया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है उसका बिना सोचे समझे जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भूजल का स्तर भी नीचे हो गया है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि जो है जल प्रदूषण, तो आपसे पूछा जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप इसको एक एक करके क्या कीजिएगा, लिखिएगा, और उसके बाद इसको डिटेल में क्या कर दीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। ठीक है, तो जल प्रदूषण हो रहा है, फिर क्या है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि की संकट उत्पन्न हो गया है। नदियों नाले सब प्रदूषित होते जा रहे हैं, है ना, किसान का मित्र कहे जाने वाले केचुए सांप आदि की संख्या क्या हो गई है बच्चों, घटता जा रहा है। और उसी तरह से जो है आप अगर बाहर निकलोगे तो आप हर तरफ क्या देखोगे, तीव्र ध्वनिया, यानी ध्वनि प्रदूषण क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है ना, अब आप सोचोगे ध्वनि प्रदूषित कैसे होती है, या ध्वनि प्रदूषण का क्या मतलब है, यानी इतनी बुरी तरह से ध्वनियों का क्या हो रहा है, ध्वनियां उत्पन्न हो रही है कि आप कहीं भी बाहर जाओ तो आप क्या देखते हो, हर तरफ, हर तरफ क्या देख रहे हो, यानी शोर शराबा मचा हुआ है, हर तरफ क्या मचा हुआ है, शोर शराबा मचा हुआ है। और ध्वनि प्रदूषण, यानी बाहर जैसे निकलते हो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कहीं से कोई भोंपू में बात कर रहा होता है, कहीं कोई चिल्ला रहा होता है, कहीं मोटर गाड़ियों की आवाज आ रही होती है ना, कहीं जो है बहुत सारे उद्योग धंधे यानी जो चल रहा होता है वहां से आवाजें आ रही होती है। तो हम लोगों के मनुष्य के जीवन में बहुत बुरी तरह से ध्वनि प्रदूषण भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे कि जो है अब जोर से संगीत लगाते हो तो आपको पता है आपके मम्मी पापा या फिर घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि कम करो, आवाज कम करो, लेकिन हमें क्या है, बहुत आवाज में डांस करना है, गाना रखना है, लेकिन ये सब जो है हमारे कान के पर्दों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो हमने जो है किसके बारे में भी बात किया, ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी आज बात किया। ओके, तो जो है आगे के कक्षा में हम और भी इसके आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे।
और अगली कक्षा में आपको पता है ना, हम आपका परीक्षा भी लेंगे, तो जितनी बातें आपको पढ़ा रखी है उन सबको आप पढ़कर आइएगा। फिर आपकी 10 मार्क्स की परीक्षा भी होगी। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।